हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड बातें की थी, जिसमें कि हमने देखा था कि सिटीजनशिप हम कैसे कैसे ले सकते हैं। बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। तो असम अकॉर्ड से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजंस थे सिटीजनशिप को लेके, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 है, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऐड किए गए थे जो भी असम अकॉर्ड के अंदर आते हैं। तो कुछ फॉरेनर्स इशू थे, उससे रिलेटेड ये रूल था। तो लेट्स सी कि ये क्या इसमें मेंशन्ड है। तो जो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, जो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का है और वो आसाम आया हो, कब? 1 जनवरी 1966 से पहले। कहां से? बांग्लादेश से, ठीक है। जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो आसाम में, कब से? सिंस डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू आसाम, जब से वो आसाम आया हो तब से यहीं का रेसिडेंट रहा हो वो, ठीक है। कब? जनवरी 1, 1966 से। तो जो भी इंडियन ओरिजिन का असम आया हो बिफोर 1 जनवरी 1966 से, और बांग्लादेश से आया हो और अभी असम में ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो, तो ये कवर्ड है इसमें। उसके बाद वो पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का हो, जो कि असम आया हो या तो 1 जनवरी 1966 पे या फिर मार्च 25, 1971 से पहले। तो यहां से यहां तक का टाइमलाइन है। कहां से? बांग्लादेश से, और जो कि आसाम में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री इनटू आसाम। ओके, एंड हु हैव बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर शैल रजिस्टर हिमसेल्फ। तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने को। सच अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पसेस एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये मेंशन करना जरूरी है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरनर, तो जब से वो डिटेक्ट हुआ कि ये फॉरनर है तब से 10 ईयर तक का, ठीक है। बट इन द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर ही शैल हैव सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग द राइट टू वोट। तो बस उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं होगा, बाकी उनको सारे राइट्स मिलेंगे जो एक सिटीजन को मिलते हैं, और उनको सेम ऑब्लिगेशंस भी होंगी जो सिटीजन को होती हैं। अब हम देखेंगे कि सिटीजनशिप लूज कैसे होता है, कैसे सिटीजनशिप किसी की भी खत्म कर दी जाती है। तो 3 तरीके दिए गए हैं इसमें। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 3 तरीके दिए गए हैं जिससे कि कोई भी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। सबसे पहला है रेनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और तीसरा है डेप्रीविएशन। तो रेनंसिएशन में क्या होता है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर ये डिक्लेयर कर दे कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहा है यानी छोड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी इस डिक्लेरेशन पे उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई डिक्लेरेशन जो वॉर के टाइम पे दिया गया हो, जिसमें इंडिया इंगेज है, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विदहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस वक्त अगर इंडिया वॉर लाइक कंडीशन में हो और ऐसा डिक्लेरेशन दिया जाए कि वो इंडियन सिटीजनशिप को खत्म कर रहा है, तो वो रोक दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगर कोई पर्सन ये रिनाउंस करे कि वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है, तो उसका जो माइनर बच्चा होगा उस पर्सन का, उसकी भी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। बट अगर वो बच्चा 18 इयर्स का हो जाता है और वो अपनी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप चाहता है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी विद टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। फिर देखते हैं हम टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? अगर एक इंडियन सिटीजन जो है वो वॉलेंट्रली, नोइंगली, ठीक है, कॉन्शियसली और बिना किसी के इन्फ्लुएंस या कंपल्शन के अपनी जो सिटीजनशिप है वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है,
इंडियन सिटीजन है वॉलेंट्रीली क्या करता है, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, तो किसी एक की ही रख पाएगा। और अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है कि उसकी इंडियन सिटीजनशिप उसको रखनी है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है तो ये कंडीशन कब अप्लाई नहीं होगी, जब ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज, तो वॉर के टाइम पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। थर्ड है डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन का मतलब क्या होता है, ये एक कंपलसरी टर्मिनेशन है इंडियन सिटीजनशिप का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर सिटीजनशिप कोई फ्रॉड से लेता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो डिसलॉयल है, अगर कोई अनलॉफुल ट्रेडिंग किया हो या किसी एनिमी के साथ उसकी बातचीत रही हो वॉर के टाइम पे, तो भी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी। अगर सिटीजन ने 5 साल के अंदर या उसके बाद रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से उसको मान लो सिटीजनशिप मिली है और वो इम्प्रिजन हो जाता है, जेल चला जाता है 2 साल के लिए किसी भी कंट्री में, तो भी उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा। कोई सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर 7 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली रह रहा है, उसकी भी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, अगर उसने कुछ डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो ये कैसे सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी इसके बारे में था। फिर हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अब आपको पता है कि यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है, स्टेट्स की अलग होती है, सेंटर की अलग होती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ आप एक इंडियन सिटीजन हो, किसी स्टेट के सिटीजन नहीं हो। आपको स्टेट के नाम से नहीं जाना जाता है, आपको आपके कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहां सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ओके। और जो सिटीजन है दे ओ अलीजियंस ओनली टू द यूनियन, देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजन। तो यहां पे कोई स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आपको स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी होती है, स्टेट के भी अपने राइट्स होते हैं, अपने सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो आपको मानना पड़ता है, ठीक है। इंडिया में सिर्फ आप यूनियन को या फिर इंडिया के सिटीजन कहलाओगे, ओके। ये सारी चीजें आप एक बार इसको पढ़ लेना, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल इसमें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूं। अब हम देखेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक हाई लेवल कमिटी एस्टैब्लिश की ऑन इंडियन डायस्पोरा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एल.एम. सिंघवी। तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। एल.एम. सिंघवी इसके चेयरमैन थे और एक कमिटी एस्टैब्लिश होती है जिसमें क्या बात होती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना होगा ऑफ ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा यानी इंडियन लोग जो अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए करना था। तो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जनवरी 2002 में सबमिट की और इसने रिकमेंड किया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है, इसको अमेंड करने की जरूरत है। क्यों? ताकि डुअल सिटीजनशिप हम प्रोवाइड कर सके। किनको? जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं। तो पीआईओज को डबल सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने इस एक्ट को सोचा कि इसको अमेंड करना होगा। ये जो कमिटी थी इसने रिपोर्ट बना के दिया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, 2003 याद करना, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। इसमें एक प्रोविजन बनाया गया कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द पीआईओज ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज, ठीक है। इट मेड अ प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय द पीआईओज। तो उनको ओवरसीज सिटीजनशिप मिलेगी, किनको? जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कुछ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज के, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं आता है, ठीक है। और इसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इस स्कोप को और एक्सपैंड किया गया और ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप मिलने लगा पीआईओज को
ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो पहले सिर्फ 16 कंट्रीज थी, अब सारी कंट्रीज के पीआईओस को ये मिलने लगा, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें से हटाया गया। ठीक है, लेकिन तब तक ही इन सारे कंट्रीज को मिलेगा ओसीआई कार्ड जब इनकी खुद की कंट्री में डुअल सिटीजनशिप चलता हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप या डुअल नेशनैलिटी को फॉरबिड किया गया है। हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप तो चलता नहीं है। तो फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है 2015 में। इसने मॉडिफाई किया जो प्रोविजंस थे ओसीआई से रिलेटेड, अपने पूरे प्रिंसिपल एक्ट में इसको चेंज किया, जो 55 वाला एक्ट था। इसमें एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई जिसको हम कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर। इसमें जो पीआईओ था और ओसीआई कार्ड होल्डर था, इसको मर्ज कर दिया गया और इसको एक ही चीज बना दी गई, ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है, तो ये जो पीआईओ कार्ड स्कीम था ये अगस्त 19 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम आया था जो कि दिसंबर 2 2005 से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये दोनों स्कीम पैरेलली चल रही थी। ठीक है, इवन दो द ओसीआई कार्ड स्कीम वाज बिकम मोर पॉपुलर, हैड बिकम मोर पॉपुलर, तो ओसीआई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन ये दोनों स्कीम साथ में चल रही थी। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा था लोगों के माइंड में कि ओसीआई क्या है, पीआईओ क्या है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिंगल स्कीम बना दिया जिसमें पीआईओ और ओसीआई स्कीम को उन्होंने मर्ज कर दिया। दोनों के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को रखते हुए दोनों को मर्ज कर दिया, और एंड दे अचीव्ड दिस ऑब्जेक्टिव। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 वॉज इनएक्टेड। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट आता है 2015 में। ठीक है, तो जो पीआईओ स्कीम था वो rescinded with effect from January 9, 2015, and it was also notified that all existing PIO cardholders shall deem to be OCI cardholders with effect from 9 January 2015। तो जितने भी existing PIO cardholders थे वो सब अब OCI कार्ड होल्डर होंगे। कब से? 9 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 था उसका नाम चेंज करके इसको बना दिया गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विद दैट ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इन दोनों को चेंज करके ये बना दिया गया। ठीक है, और कुछ प्रोविजंस रखे गए प्रिंसिपल एक्ट में। अब देखते हैं कि वो प्रोविजन क्या थे। रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है on an application made on this behalf register as an overseas citizen of India card holder किसको करेगी? Any person of full age and capacity who is a citizen of another country, किसी और कंट्री का सिटीजन है but was a citizen of India time or at that time after the commencement of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद वो इंडियन सिटीजन रहा हो। ठीक है, वो सिटीजन जो अभी किसी और कंट्री का सिटीजन है पर एलिजिबल हो इंडियन सिटीजन बनने के लिए, कब? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीसरा प्रोविजन है जो सिटीजन बाहर की कंट्री का है बट बिलोंग टू द टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि टेरिटरी का पार्ट है आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 के बाद, या फिर वो पर्सन चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, या फिर वो पर्सन एक माइनर चाइल्ड हो उस क्लॉज में मेंशन्ड। ठीक है, अ पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो या तो दोनों पेरेंट्स सिटीजन हो या कोई एक पेरेंट सिटीजन हो। फिर स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, हस्बैंड या वाइफ जो हो वो फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर
and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application. तो मुझे नहीं लगता है इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये. ठीक है. No person who or either of whose parents or grandparents or great grandparents is or has been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central government may specify shall be eligible for registration as an overseas citizen of India card holder. ठीक है, तो इनको exempt किया गया. The central government may specify the date from which the existing person of Indian origin card holder shall be deemed to be overseas citizen of India card holder. तो ये central government specify करेगी date जो है. Notwithstanding anything contained in point 1, the central government may, if it is satisfied the special circumstances exist, after recording the circumstances in writing, register a person as an overseas citizen of India card holder. तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है. ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी. अब क्या राइट्स है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के, वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एलिजिबल नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एलिजिबल नहीं होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकता है. ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं बन सकता है, वोटर की तरह रजिस्टर नहीं हो सकता है. ठीक है, मेंबर नहीं बन सकता है हाउस ऑफ द पीपल या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स का. उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो सकता है वो. ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा पोस्ट जिसमें कनेक्शन हो यूनियन अफेयर्स का, या फिर स्टेट फॉर अपॉइंटमेंट इन सच सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट में स्पेसिफाई. तो ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करती रहेगी. इनका जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, ये रिनंसिएशन कब हो जाता है, यानी हटा कब दिया जाता है, जब ये डिक्लेयर कर दे. ठीक है, जब ये ऐसा डिक्लेयर कर दे कि वो रिनाउंस कर रहे हैं अपने इस कार्ड को, तब उसका रिनंसिएशन हो जाता है. उसके बाद जो स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन का, उस पर्सन का जो स्पाउस है वो फॉरेन ओरिजिन का है, who has obtained overseas citizen of India card and every minor child of that person registered as overseas citizen of India card shall thereupon cease to be an overseas citizen of India card holder. ठीक है, ओके. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी. तो ये आप एक बार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको पढ़ लेना कि एनिमी एलियंस जो होते हैं इनके लिए क्या है प्रोविजंस, ये सारा. इसमें कंपैरिजन किया हुआ है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर के बीच में. तो आप ये टेबल को अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट होगा. ये आप एक बार देख लो. हु इज एलिजिबल, तो इसमें डेट्स वगैरह के साथ पूरी टाइमलाइन दी हुई है. हाउ कैन वन गेट, वेयर टू अप्लाई, ये सारे प्रोविजंस इस टेबल में दिए हुए हैं. क्या फीस वगैरह है, सब कुछ नई बुक के हिसाब से आप सब कुछ फॉलो कर सकते हो. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सिटीजनशिप हमारा यहाँ पे खत्म होता है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.